आज हम कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। और इसको समझने के लिए आई विल आस्क यू टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और आपके पास जो बॉल है आप फ्रेंड को पास करना चाहते हैं तो कैसे बॉल को हिट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है हाउ टू हिट द बॉल। अब जब पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे हाइट कितनी है, तो इसके लिए आप मुझे सिंपली एक वैल्यू बता देंगे कि मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, या फिर एक वैल्यू आप मुझे आराम से दे सकते हैं। लेकिन जब आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि बॉल को कितने जोर से मारना है। तो एक वैल्यू तो वहां से आ जाएगी कितनी जोर से हम बॉल को हिट करेंगे। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। लेकिन आपको मुझे साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे बॉल किस डायरेक्शन में हिट करनी है। अगर फ्रेंड इस साइड है तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हिट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको मुझे इसके साथ में एक और आंसर ऐड करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। अब इसके लिए हाइट के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कोई ये थोड़ी कहता है मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, नॉर्थ की साइड है, ऐसे तो कोई नहीं कहता। तो जब हाइट के लिए मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए नंबर, और यहाँ पर बॉल हिट करनी है, इसके आंसर में मुझे वैल्यू भी चाहिए कितनी जोर से करनी है और डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास में इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ एक वैल्यू बतानी हो न्यूमेरिकली अपने को, जिसको मैग्नीट्यूड हम लोग कहते हैं। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ये बतानी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर। और ऐसी मेरे पास में जो क्वांटिटीज हैं जिनमें मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना हो प्लस डायरेक्शन भी बताना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक बार हमें समझ आती है कि हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर है, हम बात करते आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, और उनको अलजेब्रा मतलब उनको हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह के हम ऑपरेशन जो है इन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ लगाए। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट वेक्टर्स के क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूँ। डेफिनेशन क्या है मेरे पास में, वेक्टर क्या होता है। इसको हम लिखेंगे a quantity having both magnitude and direction is called वेक्टर। ये डेफिनेशन हो गई मेरे पास में वेक्टर की, वेक्टर होता है। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। किसी भी चीज की अगर मुझे लेंथ बतानी हो कितनी है, तो लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक लाइन की लेंथ से हम बता सकते हैं वो छोटा है कि कितना है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर होगा उसके लिए हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ भी रिप्रेजेंट करेगी कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, एक एरो मार्क इस तरह से लगा दूंगा। तो मेरे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। अब इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप देखेंगे वेक्टर का जो एक इनिशियल पॉइंट है जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है, और एक उसका एंड पॉइंट है। तो इनके भी नाम है। जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, जो एरो का साइन है, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, मैं कहूं जो लेंथ है वेक्टर की, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर आपको ऐसा वेक्टर दिखता है तो उसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और जिस साइड में उसका एरो जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट
हमारी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं एक 2D प्लेन में हम लोग बात कर रहे हैं, 3D प्लेन में हम लोग बात करें, तो मैं अगर कोई भी एक मेरे पास में पॉइंट लेता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2D प्लेन के अंदर मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x, y, तो कोऑर्डिनेट्स है। और 3D प्लेन की अगर हम बात करें तो वहां पर x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है और z कोऑर्डिनेट होता है। तो किसी भी पॉइंट की अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, वैल्यू लेनी है, तो मेरे पास में होंगे x, y, z। ओके, अब इसको जरा समझते हैं आगे। अब अगर मेरे पास में एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, मेरे पास में ये मेरे पास में x एक्सिस है, मेरे पास में y एक्सिस है, मेरे पास में z एक्सिस है। जहां पर ये लोग मिलते हैं तीनों के एक्सिस, उनको वो पॉइंट होता है 0, 0, 0, ओरिजिन इसको कहते हैं। अब अगर मेरे 3D जो मेरे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर अगर मेरे पास में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो इस डायरेक्शन में यहां तक मुझे x डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी x एक्सिस के डायरेक्शन में, और y एक्सिस के डायरेक्शन में मुझे y डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, और z एक्सिस अगर वो 3D में है बाहर की तरफ है तो यहां तक मुझे जो है z डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब मैं इस पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेक्टर बना रहा हूं जो मुझे 0, ओरिजिन से शुरू होकर इस पॉइंट तक जाता है और इसकी डायरेक्शन है ये। अब इस वेक्टर की इनिशियल पॉइंट 0, 0, 0 होगा और इस वेक्टर के लिए टर्मिनल पॉइंट x, y, z होगा। इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं अभी के लिए स्मॉल r से। ऊपर मैंने ऐसे एरो लगाया जिससे पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस वेक्टर की आप जो है मुझे लेंथ बताइए। लेंथ से पहले हम क्या करते हैं, तो नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O, और जो मेरा टर्मिनल पॉइंट है इसको नाम मैं दे देता हूं P। तो पहली तो बात वेक्टर क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा O से लेकर P तक गया तो मैंने इसको OP लिखा, और वेक्टर है तो मैंने इसके ऊपर एक ऐसा सिंबल बना दिया। तो मेरे वेक्टर का नाम क्या हुआ, OP भी कह सकते हैं, और मैंने नाम दे दिया था स्मॉल r। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, मैंने दे दिया। अब अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, मुझे डिस्टेंस निकालना है 0, 0, 0 और ये पॉइंट P, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास होता है ये y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर, ऑल दिस अंडर 2। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में जो है मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर 0 OP का। OP वेक्टर का मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दो जो वेक्टर है उसको दो मोड्स के बीच में लिख देते तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। ये हुआ मैग्नीट्यूड। इजी। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। एक नई टर्म मैं समझाता हूं होते क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की होते क्या है। अगर मेरे पास में एक पॉइंट P है x, y, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और अगर उसको मैं एक उसके डायरेक्शन को क्यूब की फॉर्म में, तो देखते हैं इसको कैसे मैं समझाता हूं आपको। इसको मैं रब कर देता हूं। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, मेरे पास में ये मेरा वेक्टर है और ये पॉइंट है। तो
अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z है तो मेरे पास में ये जो बाकी एक्सिस पर मेरे पास में पॉइंट्स बन रहे हैं वो देखिए किस तरह से होंगे। ये x एक्सिस पर कट है तो यहाँ पर ये मेरे पास में होगा x, 0, 0। y एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, y, 0 एंड सिमिलरली ऑन z एक्सिस इट विल बी 0, 0, z। मैंने क्या किया, 3 डायमेंशनल मेरे पास एक पॉइंट आ रहा था उससे मैंने उसको एक क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका डायगोनल मेरा वो वेक्टर बन गया। अब आप देखेंगे कि जो मेरा वेक्टर है ये तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा। अब ये जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको मैं नाम देता हूं अल्फा, ये जो y एक्सिस से एंगल बनाएगा इसको नाम मैं देता हूं बीटा, और जो ये z एक्सिस से एंगल बनाएगा इसको नाम मैं देता हूं गामा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन एक्सिस की जो है वैल्यू है वो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आप देखेंगे अगर मैं इसको पॉइंट P को यहां पर मिला दूं, अब यहां पर मेरे पास में एक ट्राइंगल बन जाता है। मैं इसको इनको नाम दे देता हूं, इसको A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। अब आप ट्राइंगल देखेंगे O A P, और क्योंकि P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डला है तो ये मेरे पास में ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल O A P, इस O A P ट्राइंगल को देखिए, बस O A P ट्राइंगल 90 डिग्री है तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगी। इसको हम लोगों ने नाम दिया था वेक्टर R। तो अगर यहां से मैं cos अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में cos अल्फा आएगा, cos अल्फा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा मेरे पास में ये O से लेकर A के बीच की दूरी OA डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा, ओरिजिन से लेकर P के बीच की डिस्टेंस, तो मेरे पास में आ जाएगा O। ठीक है, अब अगर इसको सिंपलीफाई करें तो मेरे पास में OA की वैल्यू आएगी x और OP की वैल्यू आएगी r। ये मेरे पास में क्या से वैल्यू है, और क्योंकि हम वेक्टर्स की टर्म में बात करें तो मेरे पास में जो चीजें आएंगी भी वेक्टर्स की फॉर्म में ही आएंगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल बात करते हैं y की फॉर्म में, तो मेरे पास में O B और इसको मिला देते हैं, ये बन गया मेरे पास में P। तो ट्राइंगल अगर आप OB पे बात करेंगे ये वाला एंगल मेरे पास में बनेगा 90 डिग्री। P से अगर y एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो B पर जाएगा, एंगल बना 90 डिग्री। अब ट्राइंगल बात करते हैं O B और P में, इन ट्राइंगल O B P, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास में 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द एंगल बिटवीन R एंड दिस वेक्टर इज बीटा। तो यहां पर हम cos बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos beta will be equals to base, in this case base is OB divided by OP, the hypotenuse. So here I will get the value y divided by r, and in same way when you will calculate for this, जब आप इसको इसके लिए कैलकुलेट करेंगे और जब इस पॉइंट को आप मिला देंगे z से और B पॉइंट से z एक्सिस पर जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और मेरे पास ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा इन ट्राइंगल OCP। OCP ट्राइंगल बना, और ये जो एंगल इधर बन रहा था, मतलब जो मेरा वेक्टर है वो z एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, गामा, गामा क्या है, वेक्टर z एक्सिस से जो एंगल बनाता है, तो उसके लिए मैं क्या फाइंड करूंगा, cos गामा इक्वल्स टू बेस, इस बार बेस OC होगा और यहां पर होगा मेरे पास में हाइपोटेन्यूज OB। तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी z अपॉन r। अब यहां पर आपके पास में जो तीन आपको एक cos की वैल्यू दिख रही है, इन cos की वैल्यूज का फायदा क्या होता है, हम इन डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की टर्म्स में हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। इन कोसाइंस की टर्म में हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हैं।
अगर मुझे पता हो कि मेरा वेक्टर एक्सिस से x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो मैं उसका डायरेक्शन बता पाऊंगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये बात हम बताते हैं इन तीनों कोसाइन की हेल्प से। तो इसीलिए इसको, क्योंकि कोसाइन की हेल्प से हम वेक्टर का डायरेक्शन बता रहे हैं, इसलिए इन तीनों को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये कंसेप्ट हुआ डायरेक्शन कोसाइंस का। यहाँ पर हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिया। cos अल्फा की वैल्यू निकालने का आपको बस क्या चाहिए, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तीनों के तीनों, और उसके साथ में आपको क्या चाहिए, तो उनका एक्स एक्सिस पर जो उनका पार्ट है, जो इंटरसेक्शन है, वो वाला प्रोजेक्शन कितना है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है, जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है। इसकी हेल्प से आप तीनों कोसाइंस की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से किसी भी वेक्टर का जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि मेरे पास में एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन मैंने फाइंड कर लिया। अगर मैं उस वेक्टर का लेंथ इंक्रीज कर दूं तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी कोसाइन की वैल्यू, लेकिन मेरे पास में जो है वेक्टर तो बदल गया ना, क्योंकि इस बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल गया। अब इसके लिए हमारे पास में एक नई टर्म आती है और वो टर्म क्या है, वो टर्म होती है डायरेक्शन रेशियोज। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dr। अब यहाँ पर एक और नोटेशन मैं इसकी बताता हूँ आपको क्या है। इनको हम लोग जो हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं x y z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं cos अल्फा को, cos बीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास में क्या होते हैं, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं l, m और n। एक बात, अब जो मेरी डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कैसे हैं, उनको फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास में जो वैल्यू थी डायरेक्शन रेशियोज की n की, उसको अगर मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको मैं तीनों को एक साथ अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो जो वैल्यू आएगी, नहीं वो एंगल्स तो सेम होंगे, लेकिन वो जो लेंथ मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर का वो बदल जाएगा, बढ़ या कम हो जाएगा। उसी को यूज करते हुए हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो मेरा वेक्टर की लेंथ कितनी है वो डिपेंड करता है x पर, y पर और z पर, है ना, वो चीजें मेरी बदल जाएंगी। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करके इसको मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास में बनेगा n = x अपॉन r, और इसको मैं लिख पाऊंगा फिर सिंप्लीफाई करके x = n × r। यहाँ से मेरे पास में ऐसे सेकंड में मिलेगा n = y अपॉन r, और इसको मैं लिखूंगा y = n × r। सिमिलरली फॉर थर्ड केस n = z अपॉन r, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे z = n × r। मेरे पास तीन आ गए। अब ये जो तीनों हैं l, m और n, ये मेरे पास में DCs डायरेक्शन कोसाइंस, और ये जो मेरे पास में तीनों आए हैं LR, MR, NR, ये प्रोपोर्शन होंगे इनके, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, और इन प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, वो सेम रहता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास में दो कांसेप्ट हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस के और डायरेक्शन रेशियोज के। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर मेरे पास में जो डायरेक्शन कोसाइंस है, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था L, M और N से। इनकी एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, वो है L² + M² + N² = 1। ये प्रॉपर्टी, ये आई कैसे, मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूँ। हमें पता है L की वैल्यू होती है, LHS में लेकर चल रहा हूँ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो L² + M² + N²। L की वैल्यू क्या थी, x अपॉन r, तो ये बन जाएगा x² अपॉन r²। M की वैल्यू थी y एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन, तो y² अपॉन r²। और इसी तरह से जो n था z की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन, उसकी हो जाएगी z² अपॉन r²। जब
जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, और इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मैंने रूट लगाया और फिर उसका कर दिया स्क्वायर, नीचे में r स्क्वायर। अब ये क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट, ये था हमने पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था उनके बीच का डिस्टेंस, है ना, जो मेरा वेक्टर था OP उसका डिस्टेंस था ये, और उसी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, r से। r भी क्या था, उन पॉइंट के बीच का जो मैग्नीट्यूड था, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं r स्क्वायर पहले से है तो स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में भी r स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ गई, और जो मेरे पास आ गया r। तो डायरेक्शन कोसाइंस के केस में तो ये ट्रू है ये वाली कंडीशन, बट नॉट ट्रू फॉर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज के केस में ये होना जरूरी